हम 15वें समूह के तत्वों के बारे में देख रहे थे, जिसमें से पहला तत्व है आपका नाइट्रोजन, है ना। पहला तत्व 15वें समूह में पहला तत्व होता है आपका नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरा तत्व होता है आपका फास्फोरस। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बारे में हमने देख लिया है, नाइट्रोजन किस प्रकार से बनता है और नाइट्रोजन के यौगिक कौन कौन से होते हैं और नाइट्रोजन का उपयोग क्या है। उसी प्रकार हम लोग अब देखेंगे फास्फोरस क्या है, फास्फोरस किस प्रकार से बनता है और फास्फोरस के यौगिक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। परमाणु भार की बात करें तो फास्फोरस का परमाणु भार होता है 31, मतलब 31। इसकी खोज की थी रॉबर्ट बायल ने सन 1681 में। ठीक है, तो फास्फोरस जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, 1s2 2s2 इस प्रकार से होता है। ठीक है, और लास्ट में 3s2 3p3 होता है। ये 72 कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है। तो क्या करते हैं हम लोग शॉर्टकट में लिखने के लिए क्या कर देते हैं, जिस अक्रिय जैसा व्यवहार करना चाहता है उसी अक्रिय व्यवहार उसी के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे नियान, तो 8 और 10, नियान में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन ना लिख करके नियान को ही यहाँ पे रख दिए हैं। नियान के बाद और क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3s2 3p3 होता है। तो इसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे फास्फोरस क्या है और फास्फोरस किस प्रकार से बनता है। तो फास्फोरस अत्यंत क्रियाशील होता है, मतलब ये कभी भी हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, मतलब ये कभी भी मुक्त अवस्था में हमें नहीं मिलेगा। ये उसके यौगिक या फिर उसके खनिज के रूप में मिलेगा, जैसे कि फास्फोराइट, फ्लोरोपेटाइट और क्लोरोपेटाइट, इस रूप में हमें फास्फोरस जो है मिलेगा। तो फास्फोराइट का सूत्र जो होता है Ca3PO4 होता है। फ्लोरोपेटाइट का सूत्र होता है 3Ca3PO4 CaF2 तथा क्लोरोपेटाइट का सूत्र होता है 3Ca3PO4 CaCl2। तो इस तरह से फास्फोरस हमें जो है फ्री स्टेट में ना मिल करके हमें इन खनिजों के रूप में मिलता है। तो इन खनिजों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फास्फोरस जो है किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे फास्फोरस को बनाने की आधुनिक विधि को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फास्फोरस बनाने की आधुनिक विधि को समझाइए या फिर फास्फोरस बनाने की विर्चन विधि को समझाइए। ये है फास्फोरस निर्माण की आधुनिक विधि। ठीक है, ये है फास्फोरस निर्माण की आधुनिक विधि। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिद्धांत को देखेंगे। इसमें सिद्धांत क्या है, इस विधि में खनिज फास्फेट को सिलिका व कार्बन के साथ 1000 अंश सेंटीग्रेड से 1500 अंश सेंटीग्रेड तक विद्युत भट्ठी में प्रवेश कराते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, खनिज फास्फेट को सिलिका व कार्बन के साथ 1000 अंश सेंटीग्रेड से 1500 अंश सेंटीग्रेड तक विद्युत भट्ठी में क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे, जिससे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होगा, जो कार्बन द्वारा फास्फोरस में अपचित कर दिया जाएगा। यह है आपका सिद्धांत। अब यहाँ पे समीकरण क्या लिखना है आपको, समीकरण है आपका Ca3PO4। ठीक है, फास्फोराइट इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, सिलिका से। तो यहाँ पे बनेगा आपका 3CaSiO2 प्लस यहाँ पे बनेगा आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक, उसके बाद है आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की क्रिया कोक से करवाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके 2 मोल रहेंगे। ठीक है, इसका 2 मोल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P4, मतलब फास्फोरस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो कोक है आपका वो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो अब इस समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। तो क्या करेंगे, इन सब की क्रिया, जो पहला पद है उसकी क्रिया 2 से करवाएंगे, मतलब उसका मल्टी 2 से करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जितना भी पद है उसका गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Ca3PO4 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 3 दूने 6 आ जाएगा, प्लस 6SiO2 आ जाएगा, इक्वल यहाँ पर भी 6CaSiO2 आ जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे 2P2O5 आएगा। तो अब यहाँ पे नीचे हाँ, तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखें तो नीचे में क्या क्या है आपका, 2P2O5 है,
तो इसमें प्लस करके मैं अभी डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे क्या है, 10 कार्बन है, ठीक है। उसके पश्चात इस वाले पद में क्या बचा है, इसको देख रहे हैं हमने यहाँ पे जो आया है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे 2p2O5 है और 10 कोक है, और यहाँ पे है आपका P4 और क्या है प्लस करके इसको मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद 10 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसको 10 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब इन दोनों में जो कटेगा उसको कटा देंगे। तो यहाँ पे आपका 2p2O5 और यहाँ पे 2p2O5। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसको ये समझने के लिए मैं लिखी हूँ। इसको आप लोग डायरेक्टली लिखना। यहाँ पे आपको क्या क्या प्राप्त होगा, 2Ca3PO4 प्लस 6SiO2 प्लस 10 कोक। उसके बाद है आपका 6CaSiO2 प्लस P4 प्लस 10 कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो ये आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा किया है। तो यहाँ पे जो गुणा करने पर जो आया उसको लिखा है, और नीचे में क्या था, यहाँ पे जो है उसको लिखा है। उसके बाद जो करता है उसको कटाने पर कटाएं, और यहाँ पे जो आपका शुद्ध मान है वो प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो फास्फोराइट है उसकी क्रिया सिलिका और कार्बन मतलब कोक से की है, जिससे हमें यहाँ पे फास्फोरस प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पद और ये वाला पद को आपको लिखना है। ये वाला जो नीचे वाला पद है हमको इन दोनों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं विधि को। ये था आपका सिद्धांत, जिसमें सिद्धांत मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन होता है मतलब जो फास्फोराइट होता है, फास्फोराइट की क्रिया सिलिका से करवाते हैं, जिसको हम लोग विद्युत भट्टी में डालते हैं। विद्युत भट्टी में 1000 अंश सेंटीग्रेड से 1500 अंश सेंटीग्रेड तक ताप को रखते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, क्रिया जो है कोक से करवाते हैं। तो क्या करता है, जो फास्फोराइट होता है उसका अपक्षय करता है, यहाँ पे फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका सिद्धांत में आ जाएगा, और ये समीकरण भी सिद्धांत में ही लिखना है। उसके बाद आएगा आपका विधि। तो विधि में क्या लिखना है, तो चलिए विधि को देखते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग विधि को समझते हैं। ये चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है, फास्फोरस निर्माण की आधुनिक विधि में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें फास्फोराइट सिलिका व कोक के मिश्रण को इस कीप में, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दहान कीप। इस कीप का क्या नाम है, दहान कीप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फास्फोराइट व सिलिका व कोक के मिश्रण को दहान कीप में डालते हैं। दहान कीप मतलब चार्ज कीप, ठीक है। इस चार्ज कीप में डालते हैं, और यहाँ पे एक सर्पिल कन्वेयर होता है जो क्या करता है, यहाँ पे जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको विद्युत भट्ठी में डालता है, ठीक। सर्वप्रथम जो हमारा फास्फोराइट सिलिका व कोक का मिश्रण होता है उसको दहान कीप में डालते हैं। दहान कीप में डालने के पश्चात सर्पिल कन्वेयर द्वारा इस मिश्रण को विद्युत भट्ठी में डाला जाता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। तो विद्युत भट्ठी में पहुँचता है। विद्युत भट्ठी जो होती है लोहे की एक टंकी होती है, जिस पर अग्निशः ईंटों की स्तर लगी होती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, भट्ठी के ऊपरी भाग में क्या होता है, निकास नली होती है। भट्ठी के ऊपरी भाग में निकास नली होती है, जो द्रवित करने वाली व्यवस्था से क्या होती है, जुड़ी रहती है। यहाँ पे निकास नली है, इसके बाहर में क्या है, ऐसी व्यवस्था होती है जो क्या करती है, यहाँ से जो वाष्प आती है उसको द्रवित करने की शक्ति रखती है, या फिर द्रवित करने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पे जो निकास नली है उसको हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था रखते हैं यहाँ पे, जिससे जो वाष्प यहाँ से निकलता है उसको आसानी से द्रव में बदल देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इस लोहे की टंकी जो होती है, जिसको हम लोग विद्युत भट्ठी कहते हैं, विद्युत भट्ठी के ऊपर की ओर निकास नली होती है। यह निकास नली द्रवित करने वाली व्यवस्था से जुड़ी रहती है, ठीक। अब आगे देखते हैं। तो भट्ठी में क्या होता है, भट्ठी में कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। भट्ठी में कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो ताप को 1000 अंश सेंटीग्रेड से 1500 अंश सेंटीग्रेड ताप क्या करता है, उत्पन्न करता है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखें। तो जब हम लोग मिश्रण इस भट्ठी में डालते हैं, ठीक है, तो फास्फोराइट के वाष्प क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। किस कारण प्राप्त होते हैं,
देखो, जब हम लोग मिश्रण को इस भट्ठी में डालते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन के इलेक्ट्रोड के द्वारा हम लोग इसमें ताप भेजते हैं। कितना? 1500 अंश सेंटीग्रेड ताप इसमें भेजते हैं, जिससे जो मिश्रण होता है वो गर्म होता है और यहाँ पे हमें फास्फोरस के वाष्प निकास नली से क्या होते हैं, प्राप्त निकल जाते हैं। तो इस यहाँ पे फास्फोरस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के भी वाष्प होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, फास्फोरस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के भी वाष्प होते हैं। तो यहाँ पे जो वाष्प मिलता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, द्रव के साथ संघनित करवा देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे जो नीचे में प्राप्त होती है, यहाँ पे जो नीचे में क्या होती है, हमें कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, धातुमल कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो फास्फोरस हमें प्राप्त हुआ है उसको K2Cr2O7 विलयन के साथ क्या करेंगे, पिघला करके शोषित करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो हमें फास्फोरस प्राप्त हुआ है उसको K2Cr2O7 जो होता है पोटेशियम क्रोमेट के साथ क्रिया करवाएंगे और उसे क्या करवाएंगे, शोषित करवाएंगे। ठीक है, तो शोषित करवाएंगे तो अशुद्धि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और हमें शुद्ध फास्फोरस प्राप्त हो जाएगा। तो इस विधि को एक बार फिर से देखते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, फास्फोरस, सिलिका व कोक के मिश्रण को इस दहन कीप में डालते हैं। दहन कीप में डालने के पश्चात यहाँ पे सर्पिल कन्वेयर लगा होता है जो इस मिश्रण को विद्युत भट्ठी में डालता है। विद्युत भट्ठी जो होती है लोहे की बनी होती है, लोहे की एक टंकी होती है। इस लोहे की टंकी के ऊपर की ओर एक निकास नली लगी होती है जो द्रवित करने वाली व्यवस्था से क्या होती है, जुड़ी रहती है। इस विद्युत भट्ठी के नीचे में कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो ताप को 1500 अंश सेंटीग्रेड ताप पर रखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं वे बाहर से विद्युत धारा लाते हैं और क्या करते हैं, ताप को 1500 अंश सेंटीग्रेड तक रखते हैं। ठीक है, जब मिश्रण को हम लोग इस विद्युत भट्ठी में डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ताप देने के पश्चात वह गर्म होकर के फास्फोरस बनाता है और यहाँ पे हमें फास्फोरस के वाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। जो वाष्प होता है उसको निकास नली से होते हुए हम लोग द्रव के निकास नली से निकालते हैं और द्रव में क्या करते हैं, संघनित करवा देते हैं। उसके पश्चात जो विद्युत भट्ठी होता है उसके नीचे में हमें धातुमल मतलब कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है। ठीक है, उसको हम लोग नीचे की तरफ से निकाल लेते हैं। और क्या होता है, यहाँ पे जो हमें फास्फोरस प्राप्त होता है वो कैसा होता है, अशुद्ध होता है। तो क्या करते हैं, इस यहाँ पे जो फास्फोरस प्राप्त हुआ है उसको K2Cr2O7 विलयन के साथ क्या करते हैं, क्रिया करवाते हैं, मतलब पिघलाते हैं, जिससे अशुद्धि होती है उसका शोधन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें शुद्ध फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पे विधि देखा, मतलब फास्फोरस निर्माण की विधि, और साथ में शोधन में भी देखा हमने, मतलब शुद्धिकरण भी देखा है। यहाँ पे शुद्धिकरण में हम लोग क्या करते हैं, जो फास्फोरस प्राप्त होता है उसको K2Cr2O7 विलयन के साथ क्रिया करवाते हैं, मतलब पिघलाते हैं, जिससे जो अशुद्धि होती है उसका शोधन कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका शोधन, और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है फास्फोरस। ठीक, तो ये है फास्फोरस निर्माण की आधुनिक विधि, जिसमें आपको लिखना है सर्वप्रथम सिद्धांत जो मैंने अभी बताया है, उसके बाद लिखना है आपको विधि जिसको मैंने चित्र की सहायता से बताया है। ठीक है, तो विधि में आपको इस चित्र को भी डालना है और इसके साथ मैंने जो बताया क्या कि यहाँ पे होता है, किस प्रकार निकास नली होती है, किस प्रकार इलेक्ट्रोड होते हैं, इन सब के बारे में बताना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखना है आपको शोधन मतलब शुद्धिकरण। ठीक है, ये है आपका शुद्धिकरण। और उसके पश्चात आपको लिखना है फास्फोरस के उपयोग। तो अब देखते हैं फास्फोरस के क्या क्या उपयोग हैं। तो फास्फोरस का उपयोग हम दिया सिलाई उद्योग में करते हैं। फास्फोरस का उपयोग हम लोग मिश्र धातु बनाने में करते हैं। ये है फास्फोरस ब्रांच, जो मिश्र धातु होता है उसको बनाने में उपयोग करते हैं। या अग्नि बम में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे कि हाइपोफास्फाइड, फास्फोरस के क्लोराइड, फास्फोरिक अम्ल, इन सब यौगिक के बनाने में भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। साथ ही एक और है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, फास्फीन गैस के निर्माण में भी फास्फोरस का ही उपयोग किया जाता है। तो ये सब आपके फास्फोरस के उपयोग हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आधुनिक विधि समाप्त होती है। अब देखेंगे हम लोग फास्फोरस के अपरूप को। ठीक है, मतलब फास्फोरस के अपरूप, इसका मतलब ये है कि फास्फोरस जो है और
कौन से रूप में हमें प्राप्त होता है? तो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस के जो क्रिस्टल है विभिन्न रूप में हमें प्राप्त होते हैं। पहला है आपका श्वेत फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है बीटा काला फास्फोरस, ठीक है, और चौथा है बैंगनी फास्फोरस, पांचवा है अल्फा काला फास्फोरस और छठवा है गहरा लाल फास्फोरस। तो ये है आपके फास्फोरस के अपर रूप, इसको आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं फास्फोरस के यौगिक के नाम, ठीक। तो फास्फोरस जो होता है उसके एक यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फास्फोरस का यौगिक है यहाँ पे फास्पिन, PH3। तो इसके बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फास्पिन किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से उसका सिद्धांत होता है, किस प्रकार से उसकी क्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं सिद्धांत को। तो क्या होता है, फास्पिन को सफ़ेद फास्फोरस व सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन के साथ CO2 या तेल गैस के अक्रिय वातावरण में गर्म करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये आपका सिद्धांत में आएगा। फिर से जो सफ़ेद फास्पिन होता है उसको सफ़ेद फास्फोरस व सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ CO2 या तेल गैस के अक्रिय वातावरण के साथ गर्म करके प्राप्त करते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं बनाने की विधि। तो इसमें क्या करते हैं, एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं जिसमें सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड को लेते हैं और इसमें सफ़ेद फास्फोरस के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, ठीक है। इसके पश्चात इसमें CO2 या फिर तेल गैस के अक्रिय वातावरण में गर्म करते हैं, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को तेल गैस या फिर CO2 के अक्रिय वातावरण में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात यहाँ से फास्पिन क्या होती है, प्राप्त होती है, जिसे जल की कुंडी में प्रवेश कर दिया जाता है। यहाँ पे जो हमें फास्पिन प्राप्त होती है उसमें क्या होती है, जो फास्पिन होती है वो ज्वलनशील नहीं होती है, लेकिन जो आपका फास्पिन है, मतलब जो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है PH3, उसमें क्या होती है P2H4 को क्या कहते हैं, फास्फोरस डाइहाइड्रेट कहते हैं। तो जो फास्पिन में P2H4 होती है वो क्या होती है, वो जल करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाती है। मतलब यहाँ पे देखो हमें फास्पिन प्राप्त हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो फास्पिन है उसमें क्या है, P2H4 है। तो फास्पिन के अंदर में क्या है, P2H4। तो P2H4 होती है, जल करके क्या बना लेती है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेती है और ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जो है इस तरह से श्वेत छल्ले के रूप में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसी श्वेत छल्ले को विस्थापित करने के लिए, अलग करने के लिए ही हम लोग इसमें CO या फिर तेल गैस जो है डाले थे ना, तो उसको इसी कारण ही क्या करते हैं, इसको विस्थापित करने के लिए, इसको अलग करने के लिए, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की श्वेत जो छल्ले हैं उसको अलग करने के लिए ही क्या करते हैं, उसमें डालते हैं। यहाँ पे जो छल्ले दिख रहे हैं ना आपको, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वार्टेक्स वलय कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे तो फास्पिन प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये फास्पिन क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो इसे शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसका शोधन करेंगे, मतलब इसका शुद्धिकरण करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये है शुद्धिकरण। तो यदि फास्पिन गैस को यहाँ पे इस जल कुंडी में एकत्रित किए थे ना हम लोग, यहाँ पे इस जल कुंडी में एकत्रित करने से पहले क्या करेंगे, अगर फास्पिन को इस जल कुंडी में एकत्रित करने के पूर्व ही हिमकारी मिश्र द्वारा ठंडी की गई यू नली में से प्रवाहित किया जाए, एक यू नली में प्रवाहित कर लें। और यू नली कैसी होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। तो उस ठंडी यू नली में प्रवाहित किया जाए तो P2H4 द्रवित हो जाएगा। यहाँ पे जो अशुद्धि थी, फास्पिन के साथ P2H4 की अशुद्धि थी ना, जो यहाँ पे श्वेत छल्ले बना रहे थे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, जब इस फास्पिन को यहाँ पे प्राप्त करने के पहले यू नली एक ठंड की गई यू नली में प्रवाहित करेंगे, तो ये P2H4 है, P2H4 क्या हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे हमें शुद्ध फास्पिन प्राप्त हो जाएगा। तो ये है शुद्धिकरण, मतलब शोधन। अब तो इस प्रकार ये है आपके फास्पिन निर्माण की विधि। यहाँ पे हमने देखा है सिद्धांत और बनाने की विधि और यहाँ पे शोधन। अब यहाँ पे बच गया आपका समीकरण। तो समीकरण ये है आपका
फास्फोरस जो है आपका फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे और यहाँ पे अक्रिय वातावरण में CO2 या फिर तेल गैस को प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पे हमने H2O को प्रवाहित किया है और यहाँ पे जो काम हुआ है, तो यहाँ पे हमें सोडियम फास्फाइड और यहाँ पे हमें फास्फीन प्राप्त हो जाता है। फास्फीन को शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं, एक ठंडी यूनिली में प्रवाहित करते हैं। कब प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे प्राप्त करने के पहले यहाँ से क्या करेंगे, इसको यूनिली में प्रवाहित करेंगे और उसके पश्चात यूनिली से होते हुए यहाँ पे डालेंगे, तब हमें शुद्ध फास्फीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक।